आइसना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है और हम फिर से हाजिर हैं अपनी खास प्रस्तुति फ्लैश पॉइंट में हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट सुरेंद्र सिंह ओबरॉय के साथ। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात हम फिर से करेंगे आपसे अमेरिका की ईरान रणनीति की। डोनाल्ड ट्रंप ने कैंप डेविड में, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का रिट्रीट हाउस है, वहां पे उन्होंने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जहां उन्होंने कहा वी जस्ट वांट टू विन, लेकिन जीत का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है क्योंकि उनकी जो रिपब्लिकन पार्टी है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का एक छत्र राज था अब तक, वहां बहुत से विरोध के स्वर उभरने लगे हैं। वजह यह है कि नवंबर में मिड टर्म चुनाव है और सीनेट का 1/3 और पूरी कांग्रेस लोअर हाउस उनका चुनाव होगा। उनको वोटर्स का सामना करना पड़ेगा और वोटर्स में जबरदस्त डिसकंटेंट है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरी हुई है। क्या रास्ता है डोनाल्ड ट्रंप के सामने आगे? राजेश जी, जैसे हम जानते हैं कि कैंप डेविड एक कैबिनेट मीटिंग जरूर हुई है। इन्होंने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओबलाइज करने के लिए अपने रिपब्लिकन्स को वहां पे ले गए हैं ताकि अच्छा एक वीकेंड वगैरह मना भी सकें और कुछ ये उनके साथ बातचीत करें। लेकिन इशू ये है कि रिपब्लिकन्स का ही अब प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे आप कह रहे हैं मिड टर्म पोल्स के बारे में, तो उनके कैंडिडेट्स दे जस्ट वांट टू विन, वो चीज नहीं चाहते हैं। लेकिन जो CNN का पोल ओपिनियन और बाकी चीजें आ रही हैं, वहाँ पब्लिक काफी नाराज है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए हैं यूएस में, और प्रॉमिसेस बार बार करके दोबारा वॉर हो रही है। कई बार बताया गया लोगों को कि जी बस हम सोल्यूशन पे पहुंचने वाले हैं, ईरान तो बेंड कर रहा है, वो बैक कर रहा है, तो वो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अगर आप ऑन द कॉन्ट्ररी देखेंगे तो ईरान ने ही प्रेशर बिल्ट अप करके रखा हुआ है, अपना जोग्राफिकल एडवांटेज जो ले रहे हैं वहाँ के एरिया का, और उनके अटैक्स कम नहीं हुए हैं जितने भी। यहाँ तक के बीच में तो ये भी एक अफवाह फैली थी कि शायद यूएस के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस कम हो रहे हैं और इसीलिए वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो ईरान को बेंड करने के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बातों के टर्म्स एंड कंडीशंस में बात हो। इवन अब गल्फ कंट्रीज बड़े परेशान हो रहे हैं। सऊदी अरबिया जो पिछले 5 महीने से चुप बैठा हुआ था, अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उन्होंने अपना ही एक ग्रुप बना दिया है जो मैरीटाइम फैसिलिटीज के लिए जो बात कर रहे हैं बाकी कंट्रीज के साथ। डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के वॉशिंगटन गए अभी बुधवार को, शायद वो वहां पहुंचे और वो क्राउन प्रिंस का संदेश लेकर आए थे। दोनों आपस में भाई हैं और उसमें साफ साफ उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि हम डी एस्केलेशन चाहते हैं। जो आप बात कह रहे हैं ये उसी बात की पुष्टि करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो उनका जो हम कल भी बात कर रहे थे कि एक विजन 2030 प्लान है, वो पिछले 6 महीने से कहीं दिख नहीं रहा है। जो क्राउन प्रिंस अपने आप को मॉडरेट कह रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स खोलना चाहते हैं, कहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो रेड सी का टूरिज्म इंक्रीज करना चाहते हैं, और IT वगैरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी चीज़ें खोलना चाहते हैं। इवन दो उन्हें अभी ज़रूरत नहीं, लेकिन वो फ्यूचर को देख रहे हैं कि अगले 10 साल 15 साल के बाद उनकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग रहेगी अगर वर्ल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एनर्जी के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये जो सर्वे है, ये सर्वे बड़ा स्ट्रांग सर्वे आया है, जो अमेरिकन इनके साथ रेडी नहीं है इनके साथ बातचीत करने के लिए। वो चाहते हैं, कोई सोल्यूशन चाहते हैं, और इसलिए ये चीज़ें डिफिकल्ट होती जा रही हैं। सुरेंद्र जी, दुनिया भर के जितने आत्ममुक्त नेता होते हैं उनके अंदर ये हमें देखने को मिलता है कि उनको लगता है कि उनसे पहले जो कुछ उनके प्रेडिसेसर्स ने किया वो सब कुछ गलत था और अब वो आके पूरा का पूरा आमूलचूल बदलाव कर देंगे। और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी इससे कहीं अलग नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये समझना चाहिए था कि उनसे पहले के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अगर ईरान के साथ सीधा
हमला नहीं किया और जंग नहीं की, तो उसकी कोई वजह रही होगी। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास से सबक नहीं सीखा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो बड़ी बात ये आ रही है कि वो बार बार सिर्फ ये कह रहे हैं कि मी एंड द सॉल्यूशंस, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने सारे प्रेडिसेसर्स को हर बात पे, हर इश्यूज पे, ना खाली इस ईरान वॉर के बारे में या फलस्तीन के इश्यूज पे, गाजा के इशू पे, या वो तो कोई भी चीजें हो रही हो, कुछ हो वहां पे, कहीं इलेक्शन हार रहे हैं या जीत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पे वो डेमोक्रेट्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं और अपने प्रेडिसेसर्स को कर देते हैं। इसी चीज को वो कह रहे हैं कि काफी ही इज स्विमिंग ओवर द हिज ओन ईगो एंड ही इज नॉट लिसनिंग इवन टू हिज एडवाइजर्स। तो वो मनचाहत बातें करने की वजह से इवन ईरान, जो कि उनके साथ कई बार नेगोशिएशंस पे आया है, अब देखिए वो दोबारा दोबारा कई बातचीत हुई है लेकिन कहीं रिजल्ट्स नहीं पहुंचे हैं, और अब वो रेडी नहीं है उन पे ट्रस्ट करने के लिए। एक ट्रस्ट फैक्टर उन्होंने अपने आप खुद खत्म कर दिया हुआ है कि अब इवन उनके अपने रिपब्लिकन्स हैं वो भी उनको विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जैसे बात कर रहे थे कि जो CNN सर्वे हुआ है इस हफ्ते में, तो 28% ऑफ अमेरिकन हैव ओनली अप्रूव्ड के वॉर होनी चाहिए, तो वो टोटली उनके अगेंस्ट जा रहा है। और उधर अगर आप दूसरी तरफ से देखिएगा ईरान को, ईरान स्ट्रांग होता जा रहा है, वो और स्ट्रेट बैठा जा रहा है, वो और उन्हें वार्निंग्स दे रहा है। उनके जो ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिशियल्स ने अभी रिसेंटली जब इन्होंने थ्रेट किया है कि मैं बहुत हार्ड हिटिंग करने वाला हूं इस वीकेंड पे, हो सकता हो भी अमेरिकन हार्ड हिटिंग का हो, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ अपने डेविड कैबिनेट मीटिंग में कोई ना कोई डिसीजन ली होगी कि हमें कैसे उससे डील करना है ईरान से। तो मुझे लगता है सुरेंद्र जी, जब आप कोई भी युद्ध शुरू करते हैं और उसमें आपका एक एग्जिट पॉइंट तय नहीं होता है और ऑब्जेक्टिव तय नहीं होता है कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, इसके बाद हम वॉर बंद कर देंगे, वो वॉर जो है फिर वो फॉरएवर वॉर बन जाती है। ईरान के साथ जंग करने में डोनाल्ड ट्रंप का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्या रिजीम चेंज करना ऑब्जेक्टिव था? क्या उनके परमाणु कार्यक्रम पे लगाम लगाना ऑब्जेक्टिव था? क्या वहां की जनता जो क्लेरिक रिजीम का विरोध कर रही थी उसकी मदद करना उनका ऑब्जेक्टिव था? कोई तय ऑब्जेक्टिव नहीं था और शायद इसी वजह से उनको कोई एग्जिट पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। करेक्ट। देखिए ये सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स थे। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका ये था कि वाटरवेज पे पूरा कंट्रोल किया जाए, कि किसी तरीके से चाइनीज उस चीज को टेक ओवर ना करें और ये अपना पूरा कंट्रोल करें। इससे पहले देखिए जो वो ग्रीनलैंड के साथ जो उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या उससे पहले जो भी चीजें हुई हैं वो सिर्फ वाटरवेज के ऊपर हुआ है। और इस एरिया में एटलीस्ट 3 ऐसे वाटर वेज हैं जहां 50 to 60 नेशनल ट्रेड हो रहा है। तो उस एनर्जी के रूट्स को कंट्रोल करने के लिए आई थिंक ये सारी चीजें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था कि आप न्यूक्लियर नहीं कर सकते हैं और होगा पूरा नहीं हुआ। वाटरवेज का भी अब अमेरिका में ये एक डिबेट चल पड़ा है, क्या ईरान को एक हॉर्मुज फी की इजाजत दे दी जाए। इसके मसले में ओमान और ईरान की आपस में बातचीत भी हुई है। और क्या आपको लगता है कि ये जिस बात को हम मानते थे कि ये तो कभी संभव नहीं है, अब शायद हम ये भी देखेंगे कि हॉर्मुज से जितने वेसल्स क्रॉस करते हैं वो कुछ ना कुछ एक फी दें? हाँ नहीं, पर ये तो क्लियर है कि यूएस जितना मर्जी बोले कि रास्ता वहां का खुला है, लेकिन कोई भी जो शिप कंपनी है, यहाँ तक कि ब्रिटिश मैरीटाइम जो मॉनिटर कर रहे हैं वो भी एनकरेज नहीं कर रहे हैं शिप्स को कि आप यहाँ से जाइए। कहाँ 130-140 शिप्स क्रॉस करती थी और कहाँ आजकल 15 से 20 शिप्स क्रॉस कर रही हैं इस एरिया को। तो आप इस चीज में तो मैसिव इफेक्ट होना ही होना है। और ये बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ये निकलने के लिए कहीं ना कहीं अपनी विन विन सिचुएशन लेना चाहते हैं जो इन्हें मैथ लगाया जा रहा है। माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रहा हूँ, मैथ गणित लगाया जा रहा है कि क्या जो तेल का दाम जो है पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, क्या उसको बढ़ने दिया जाए या हम ईरान को इजाजत दे दें
कि वो वहां से गुजरने वाले शिप्स के ऊपर एक फी लगा दे। तो फी और उसके बाद जो तेल का दाम होगा, क्या तेल के दाम में जो अभी वॉर की वजह से बढ़ोतरी हो रही है, दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो उसमें कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर फी लग भी जाए तो कम से कम तेल का दाम इतना नहीं बढ़ेगा जितना कि वॉर की वजह से ऊपर जा रहा है। तो एक रेजिग्नेशन टू द फैक्ट है कि शायद अब ईरान को हमें इजाजत देनी पड़ेगी हॉर्मुज पे वहां से गुजरने वाले शिप्स के लिए कि ईरान कुछ ना कुछ टोल कलेक्ट करे। करेक्ट। देखिए, ईरान के लिए भी जो ये स्लो वॉर है, इट्स बेनिफिशियल। वो कहीं ना कहीं पे गेन कर रहा है। सैंक्शंस उसके ऊपर इतने ज्यादा लगेंगे नहीं उसके बाद, जो ऑलरेडी हैं, और कहीं ना कहीं पे जहां पे वो अपना सप्लाई कर रहा है तो वो होता रहेगा। और अगर एग्रीमेंट पहुंचाते हैं तो वो विन विन दोनों के लिए होना चाहिए। ईरान इस वक्त बैंड नहीं होगा क्योंकि उसके साथ भी वर्ल्ड पावर्स कुछ हैं जो डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली उसको खूब सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी इश्यूज भी सेकेंडरीज हो रहे हैं, ये लोग वन इशू एट वन टाइम नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, अभी ये इशू खत्म नहीं हुआ है, दोबारा गाजा पीस एफर्ट्स पे शुरू हो गए हैं, और वहां से यूक्रेन का दोबारा इशू इंक्रीज हो गया है। यहाँ तक कि इनडायरेक्टली आप देखिए हमारी कंट्री के कितने लोग सफर हुए हैं। शायद लास्ट टाइम ही जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे थे कि जिन्होंने समन किया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को भी, सॉरी एम्बेसी को भी, और उनसे बातचीत भी की फोन पे फॉरेन मिनिस्टर से। सिमिलरली यूक्रेन के भी हमारे जो शिप्स पे काम कर रहे हैं इंटरनेशनल बोट्स में, कम से कम 10 लोगों की डेथ हो गई है और 75 इंजर्ड हुए हैं। और अदर देन दैट जो गल्फ कंट्रीज में जो डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ द वॉर एंड अदर थिंग्स, तो हर कंट्री ऐसे अफेक्टेड हो रही है इस चीज में। तो इसमें पेट्रोल का रेट अभी तो डाउन जाएगा नहीं अनटिल अनलेस बोथ कंट्रीज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ पॉजिटिविटी, और यही एक ग्लोबल प्रेशर इंक्रीज होगा। ये दोनों को सूट कर रहा है। हम जैसे कल बात कर रहे थे, फॉरएवर वॉर की बात कर रहे थे, अमेरिकन कंटिन्यू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट्स है उसमें, और ईरान की इंपॉर्टेंस बनती जा रही है, एक्सेप्टेंस होती जा रही है। और इसलिए वो पहले तो उसे टेस्ट वाटर्स नहीं किए थे यूएस के, लेकिन अब वो सब कुछ जानते हैं, पूरी चीजें उन्होंने देख ली हैं। इवन एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस, दे आर रेडी टू फाइट विद यूएस राइट नाउ। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर बन गया हुआ है, और यही एक डेंजरस है ग्लोबली, जो कई कंट्रीज को इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे एग्जांपल सऊदी अरबिया की हमारे सामने है, उनका मैक्सिमम एनर्जी पेट्रोल ईस्ट और वेस्ट साइड दोनों साइड से जा रहा है। और एक बार अगर बाबल मंडप इस तरफ से बंद हो गया, रेड सी की तरफ से जो उन्होंने अटैक शुरू करा दिया थ्रू प्रॉक्सी से, और यहाँ से हार्मुज ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो सारी कंट्रीज का, वहां पे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका तो काफी हालत बुरी हो जानी है, काफी टाइट हो जाना है उनका इकोनॉमी, और ऑलरेडी इस वक्त इकोनॉमी मैसिवली अफेक्टेड है। तो तभी मैं कह रहा था कि एलीज आर नॉट हैप्पी नाउ विद डोनाल्ड ट्रंप, और वो कहीं बात नहीं कर रहे हैं। इवन जो सऊदी अरबिया ने कल जो मीटिंग्स बिफोर यस्टरडे मीटिंग की थी, यूएई नहीं आया, ओमान नहीं आया, जबकि उनके नेक्स्ट डोर नेबर्स है और टोटली डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर है। तो ये काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बनती जा रही है। इट्स लीडिंग इनटू मोर वायलेंस, आई वुड से। कहीं और डेथ्स होनी है बिफोर इट गेट्स कोल्ड, आई मीन इट गोज बैक इनटू द नेगोशिएशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस जानकारी के लिए। थैंक यू राजेश जी।